इस कहानी की मुख्य भूमिका है तानिया। रंग गोरा, मध्यम ऊंचाई, सुंदर नयन नक्श। तान्या के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद तान्या के पापा यह दुख सह नहीं पाए और अब वो एकांत में ही रहने लगे। तान्या का पालन पोषण दादी जी और चाची जी ही करती आईं। साल भर की होते ही तान्या अनाथ हो गई। तान्या के पापा भी भगवान के पास चले गए। अब तान्या की सारी जिम्मेदारी चाचा चाची जी पर आ गई। बखूबी चाचा ने तान्या को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वक्त के अनुसार दादी भी अब नहीं थी। चाची चाचा के अपने भी दो बेटे थे। तान्या की पढ़ाई पूरी होते ही अब चाचा जी को तान्या एक बोझ लगने लगी, जिसकी जिम्मेदारी वो जल्द से जल्द अपने ऊपर से उतारना चाहते थे। तान्या जिद भी नहीं कर सकती थी कि उसे तो अभी आगे और पढ़ना है, नई उड़ान भरनी है, मगर परिस्थिति वो भी भली भांति जानती थी। चुप रहना ही उसकी अब तकदीर बन गई थी। चाचा जी को तान्या के लिए पहला रिश्ता मिलते ही उन्होंने तान्या के हाथ पीले कर दिए। उनकी यह आखिरी जिम्मेदारी खत्म होते ही तान्या अब ससुराल वालों की हो गई। तान्या के ससुराल में तान्या के पति अमित के अलावा सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चे थे। अमित के माता पिता बेहद सीधे साधे थे। खुशी खुशी 3 साल गुजर गए। तान्या भी इतना अच्छा जीवन साथी पाकर फूले ना समाती। अमित दिल्ली के एक बैंक में कर्तव्यनिष्ठ और होनहार अधिकारी था, मगर नियति को तो तान्या के तकदीर के साथ खेलने की आदत सी हो गई थी। मध्य रात्रि के अंधेरे में हाईवे पर अमित की मोटरसाइकिल की सामने से आती हुई कार से टक्कर हो गई। वह गिर पड़ा। लुढ़कते हुए उसका सिर माइल पोस्ट से जा टकराया और ब्रेन हैमरेज हो गया। रक्त अधिक बहने के कारण 30 मिनटों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कार वाला वहां से सरपट भाग गया। 33 वर्षीय अमित की 26 वर्षीय पत्नी तान्या विवाह के 4 वर्षों के भीतर पति को खो बैठी। एक्सीडेंट और मौत की खबर रात को पहुंचते ही घर के सभी सदस्य दहाड़े मार मार कर रोने लगे। किसी को भी सुध नहीं थी। अमित की माँ और तान्या की तो रो रो कर हालत खराब हो गई। सुबह हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने शोक समाचार सुना और वे मातम पुरसी के लिए आने लगे। अमित के पिता विजय बाबू अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे थे, गले लगा रहे थे, लेकिन तान्या अकेली पड़ गई थी। किसी को उसे समझाने की सुध नहीं रही, सिवाय जेठानी के। आने वाले कई पड़ोसी फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तान्या ही अमित की मृत्यु का कारण हो। समय बीता, वर्ष बीते। विजय बाबू और उनकी पत्नी तान्या का ख्याल बेटी जैसा रख रहे थे। एक दिन दोनों ने तान्या को जिंदगी की हकीकत से रूबरू करवाया। विजय बाबू तान्या से बोले, बहू, तुम मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर लो। जो होना था हो गया। तुम अपने पैरों पर खड़ी होने का प्रयास करो। पापा जी, मैं गवर्नमेंट से मैनेजमेंट करने को तैयार हूँ। आप किताबें और कुछ ज़रूरी सामान मंगवा दें। इंटेलिजेंट तो थी ही। तान्या ने 2 वर्षों में मास्टर्स कर लिया। नंबर अच्छे आए। उसने आईटी डिप्लोमा कोर्स भी कर लिया। उसे फिर अच्छा रैंक मिला। प्लेसमेंट सेल ने कई आईटी कंपनियों को तान्या के लिए अनुमोदन भी किया। एक आईटी कंपनी से वॉक इन इंटरव्यू का कॉल आया। तान्या स्मार्ट थी, उसमें दृढ़ आत्मविश्वास भी था। उसका चयन एनालिस्ट के लिए हो गया। कंपनी के इंजीनियरों के बीच उसके काम की प्रशंसा होने लगी। सहकर्मी गण उसे आकर बधाई भी देते। तान्या चुपचाप उनके अभिवादन को स्वीकार करती और मॉनिटर में लग जाती। वह अपने काम से वास्ता रखती, किसी से ज़्यादा बातें या हंसी मजाक से अपने को दूर ही रखती। ऑफिस में अब तक उम्रदराज सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, लेकिन एक नए इंजीनियर ग्रेजुएट ने सीनियर मैनेजर का पोस्ट पर ज्वाइन किया। ऑफिस में एक नौजवान बॉस के रूप में आए राज ने पदभार ग्रहण के बाद ऑफिस के मीटिंग रूम में सभी कर्मचारियों को संबोधित किया और समय की पाबंदी व कार्य लक्ष्य का दृढ़ता से पालन करने का आग्रह किया।
सभी को खबर हो गई कि 27 वर्षीय राज कुंवारा है। बारी बारी से राज ने सभी को अपने कक्ष में बुलाकर परिचय किया, तान्या से भी। राउंड के दौरान राज कभी कभी तान्या के पास आकर कुछ सवाल जवाब करता। ऐसा सिलसिला चलता रहा। राज राउंड में कर्मचारियों से मिलकर उनकी कार्य प्रगति के बारे में जानकारी लेता रहता। इस बीच कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। राज को एक टीम बनानी पड़ी और टीम लीडर के लिए तान्या का चयन किया गया। राज ने तान्या को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, आपके काम को देखकर मैंने आपको टीम लीडर बनाया है। मैसेज कर रहा हूँ, टीम मेंबर की लिस्ट भी भेज रहा हूँ। आप काम संभाल लीजिए। कभी कठिनाई हो तो मुझसे संपर्क करें। जी सर। तान्या को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि राज पहली नज़र में उसे दिल दे बैठा था। प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से शुरू हो चुका था। इस सिलसिले में तान्या की राज के कक्ष में जाने की तीव्रता भी बढ़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन तान्या ने कक्ष में प्रवेश किया तो राज फोन पर बातें कर रहा था। तान्या वापस लौटने लगी तो राज ने हाथ से कक्ष में बैठने का इशारा किया तो तान्या बैठ गई। बातें खत्म होते ही राज भी सीट पर बैठ गया और बोला, तान्या काम की बातें तो रोज होती हैं, अब यह बताओ कि कहाँ रहती हो, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, इस कंपनी में कब कैसे आई। तान्या को थोड़ा अटपटा लगा, पर इतने दिनों में तान्या भी राज को थोड़ा बहुत जान चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी कहानी सुना दी। सुनकर राज थोड़ा गंभीर हो गया। बाद में मुस्कुराते हुए बोला, प्रोजेक्ट जल्द तैयार हो जाना चाहिए, अभी तक प्रोग्रेस ओवरऑल ठीक है। तान्या जितनी देर बैठी रही, राज की आंखें कुछ कहती नजर आई। ऐसा सिलसिला चलता रहा। तान्या महसूस कर चुकी थी कि राज उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और तान्या ने पाया कि वह भी राज की ओर आकर्षित हो रही है। एक अन्य मुलाकात में राज ने आखिर कह ही डाला, तान्या आज लंच हम लोग साथ करेंगे, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। तान्या मना नहीं कर पाई। रेस्टोरेंट पास ही था। लंच में बातें चलती रही। रेस्टोरेंट में हल्का संगीत भी चलता रहा। डीम लाइट में दोनों की एक दूसरे से आंखें मिल जाती और लंच के बाद तो राज ने तान्या का हाथ पकड़ लिया। तान्या ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन बोली, देखिए मैं विडो हूँ, आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट देखी है, आपसे उम्र में 2 साल बड़ी भी हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारा बायोडेटा देखा है, मुझे मालूम है मैं तुमसे 2 वर्ष छोटा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। आपके घर वाले राजी होंगे? इस प्रश्न का उत्तर राज के पास नहीं था, लेकिन वह खुश था कि तान्या की स्वीकृति मिल गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई थी। तान्या का राज के चैम्बर में जाना नहीं के बराबर हो गया था, लेकिन राउंड के दौरान राज तान्या के प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा समय दे रहा था। ऑफिस में कानाफूसी होने लगी थी। लोग समझ चुके थे कि तान्या और राज के बीच कुछ चल रहा है। तान्या ने अपनी जेठानी को राज के बारे में बताया। देखो तान्या, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ बातें ठीक से समझ लेना, कहीं वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, यहाँ पापा जी मम्मी जी के क्या विचार हैं, यह सब तुम्हें पहले ही जान लेना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम गलत फैसला नहीं ले सकती हो। कंपनी कार्यालय की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कॉरपोरेट ऑफिस से सभी कर्मचारियों को पार्टी देने का निर्देश आया। मुनाफा भी हुआ था। तय हुआ शहर से दूर पिंक विला में लंच होगा। रविवार का दिन चुना गया। लग्जरी बस किराए पर की गई और निर्धारित समय पर एक अच्छी पार्टी हुई। पार्टी के बाद सभी बस से वापस चल पड़े। राज अपनी गाड़ी से गया था। तान्या तुम रुक जाओ, मैं गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, राज ने सुझाव दिया। दोनों वापस से रेस्टोरेंट में आ गए और कॉफ़ी पीने लगे। राज इस बार फैसला कर चुका था कि फाइनल बात करेगा। तान्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने दोहराया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तान्या ने सिर झुका लिया और शर्मा सी गई। उसमें एक आत्मविश्वास भी था। वह जानती थी अपने बारे में उसे स्वयं फैसला लेना है, लेकिन पारिवारिक बंधनों का ख्याल भी था। तान्या तुरंत कुछ बोल नहीं पाई।
बस मुस्कुरा भर दिया। दोनों वापस चल पड़े। तान्या जिस प्रोजेक्ट की टीम लीडर थी, उसे क्लाइंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन देने का कार्यक्रम बना। क्लाइंट का कार्यालय मुंबई में था। तुम टीम लीडर हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए तुम्हें मुंबई चलना होगा, राज ने कहा। पापा जी से पूछना होगा, मैं कल बताऊंगी। एयर टिकट बुक हो चुका है, मैं भी साथ चल रहा हूँ। तुम अपने पेपर्स और लैपटॉप्स अपडेट कर लो, परसों जाना है। जाना तो होगा ही, राज ने जोर देते हुए कहा। विजय बाबू बहू के मुंबई टूर के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। बड़ी बहू को साथ ले जाना, वह भी थोड़ा बाहर घूम आएगी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता पापा जी, मेरी यात्रा प्लेन से फिक्स है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, यह सब तो चलता रहेगा। मुंबई की यात्रा सफल रही। तान्या ने बहुत सुंदर ढंग से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट को पास कर दिया। तड़के सुबह वापसी की तैयारी होने लगी। रास्ते भर दोनों एक तरह से खामोश रहे, लेकिन विदा लेते समय राज ने कहा, तान्या, अब हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। तान्या यह सुनने को बेताब थी। उसने भी शादी का मन बना लिया था। अपने बारे में तो वह आश्वस्त थी कि वह अपना फैसला खुद ले सकती थी, लेकिन राज के पेरेंट्स का क्या रुख हो सकता है, सोचकर चिंतित थी। अगले दिन लंच के लिए ऑफिस से बाहर जाना हुआ। राज, यदि तुम्हारे पेरेंट्स तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? तुम मुझसे बात करो, तान्या ने कहा। अगर नहीं माने तो भी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह अगर मगर दोनों के दिमाग में चलती रही और इस बीच दिवाली की छुट्टियां आई। छुट्टियों में राज अपने घर चला गया। राज के पिता नहीं थे, सिर्फ माँ ही थी। बहुत हिम्मत करके उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई और अपना फैसला भी बता दिया। शादी मैं तान्या से ही करूँगा, आपकी हाँ चाहिए। माँ यह सुनकर सन्न रह गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तान्या से विवाह की मंजूरी नहीं दे सकती। तुम नौकरी छोड़ दो और पारिवारिक बिजनेस में लग जाओ। यह मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ भी अगर मगर होती रही। दिवाली के दूसरे दिन भी राज की छुट्टी थी, लेकिन सुबह वॉक के लिए निकला और टैक्सी से ड्यूटी ज्वाइन करने चल पड़ा। हाँ, उसने माँ के नाम एक पत्र लिख छोड़ा था। माँ ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस जाते ही उसने तान्या को बुलवाया और साफ शब्दों में कहा, हमें कोर्ट मैरिज करनी है। मुझे एक बार पापा जी को बताना होगा, वे राजी हो या नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार बताना ज़रूरी है। शाम को घर लौटकर तान्या ने पापा जी को और जेठानी को कोर्ट मैरिज की बात बताई। दोनों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन मम्मी जी और जेठ ने इसका घोर विरोध किया। फिर एक अड़चन, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से तान्या डटी रही। उसके तेवर को देखते हुए पापा जी ने अपनी पत्नी और बेटे को समझाया, विरोध करने का कुछ लाभ नहीं होगा, घर में ड्रामा हो अच्छा नहीं। पापा जी के हस्तक्षेप से सभी मान गए। पापा जी ने राज से एक बार खुद बात करने की इच्छा जताई। तान्या ने हामी भर दी। पापा जी ने राज से कहा, तुम लोगों की शादी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी कोर्ट मैरिज से भी हम सहमत हैं। अपने परिवार वालों से बात करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ दो बातें करनी हैं। एक, तान्या के सुख सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दूसरे, इसे हमने बेटी की तरह माना है और बेटी का पूरा प्यार दिया है। कोर्ट मैरिज के बाद हम इसे अपने घर ले जाएंगे और 2 दिन बाद इसे बेटी की तरह अपने घर से विदा करेंगे। मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं, राज ने विनम्रता से कहा। पापा जी ने घर वापस आकर बड़ी बहू को तान्या की शादी का जोड़ा, चूड़ियाँ, गहने, सिंदूर और आवश्यक कपड़े, राज के लिए घड़ी और सूट के कपड़े बाजार से लाने को कहा। वैधानिक औपचारिकता के बाद दोनों की शादी हो गई। पापा जी, बड़ी बहू और राज का एक दोस्त शादी के गवाह बने। मिठाइयाँ बांटी गई। विदाई का दिन आ गया। समयानुसार राज और उसके 4 दोस्त 3 गाड़ियों में आ गए। तान्या को लाल लहंगा, लाल चोली और लाल दुपट्टे के साथ पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया और विदाई गीत शुरू हो गए। विदाई गीत शुरू होते ही पापा जी और मम्मी जी बहुत सेंटिमेंटल हो गए और फफक फफक कर रोने लगे। तान्या ने भीगी पलकों से पापा जी को प्रणाम किया और मम्मी जी को सीने से
लगाकर कहा, आप क्यों रोते हैं? मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। आपने मुझे बेटी माना है, मुझे आते रहने का हक देते रहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें। आप आंसू मत बहाइए, मैं तो फिर सुहागन हो गई। तान्या और राज को मम्मी जी और बड़ी बहू ने नम आंखों से गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी में बैठते ही राज ने ड्राइवर से कहा, मेरे घर चलो। रास्ते भर तान्या गहरी चिंता में थी, मगर राज बेफिक्र था, क्योंकि वो अपनी माँ के दिल को अच्छे से जानता था। घर पहुंचते ही सामने से आ रहे बेटे को तान्या के साथ देखकर विभाजी सन्न रह गई। राज और तान्या ने साथ में झुककर आशीर्वाद लेने लगे। विभाजी ने आशीर्वाद भी दिया, मगर राज से कहने लगी, बेटा यह तुमने क्या किया? शादी कर ली, वो भी चुपके चुपके। तो क्या करता मम्मी, आपने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अब तो तुम्हें मार भी नहीं सकती, आखिर पति जो बन गए हो। यह बातें विभाजी ने हंसते हुए कही तो राज और तान्या हैरान हो गए। मम्मी आपको मुझसे कोई गिला नहीं? आप हमारे रिश्ते को स्वीकृति दे दी? आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए विभाजी ने कहा, ना बेटा, मुझे अपने लाडले से कोई शिकायत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी पसंद अच्छी ही होगी। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत बार फ़ोन भी लगाया, मगर तुम तो अपना दुश्मन ही मुझे समझने लगे। तुमने कुछ साफ कहने सुनने का मौका ही कहाँ दिया। तान्या बेटी, इधर आना। और विभाजी ने अपने गले से मोटी चैन उतारकर तान्या को पहना दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।